chapter. Okay student, we will start chapter number 4, that is DC circuit. ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए. द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच डायरेक्ट करंट पासेस. द क्लोज्ड पाथ. डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर. द क्लोज्ड path through which direct current passes is called DC circuit. For example, we have आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, चुप करके रहा करो, मैसेज कर दिया करो मेरे को, लेक्चर के बीच में मत बोला करो ऐसा. अगर तो अगर बाकियों को दिख रहा है तो आपका नेटवर्क इशू है, एक आधे दिन हो जाता है ऐसा. तो वी हैव अ लैंप. लैंप को मैंने वोल्टेज दे दिया प्लस माइनस डीसी वोल्टेज दिया. ये बैटरी का सिंबल है. तो यहां से करंट जाएगा. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. यहां से करंट पास होगा. तो ये जो करंट है यहां से यहां तक जा रहा है आपका क्लोज्ड पाथ में. इसे आप क्या बोलोगे? डीसी सर्किट. द क्लोज्ड पाथ टेकन बाय डीसी करंट इज कॉल्ड डीसी सर्किट. जो पाथ डीसी करंट फॉलो कर रहा है वो हमारा एक डीसी सर्किट है. ओके, नेक्स्ट इज अवर ओहम्स लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ दैट इज सिंपल. ये सबको याद है. V इज इक्वल टू I इंटू R. वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. जॉर्ज सीमन ओहम, इस नाम का एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने हमें ये ओहम्स लॉ दिया. जॉर्ज सीमन ओहम, उसके नाम पर ये लॉ है ओहम्स लॉ. उसने हमें बताया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. ओके, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओहम्स लॉ में लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the current flowing between the ends of conductor is directly proportional to the potential difference across the ends, provided that physical condition conditions, that is temperature, length,
area do not change. Mathematically, voltage is directly proportional to current. ये इसका डेफिनेशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या कह रहा है, ओम्स लॉ बंदा था जो, ओम्स था जो, उसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो कह रहा है करंट फ्लोइंग बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, एक कंडक्टर है उसके दो एंड होंगे, वो जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। तो वो जो वो एंड्स हैं कंडक्टर के, उनके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कब होगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन सबको याद होता है लेकिन ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। उस कंडक्टर का जो फिजिकल कंडीशन है, जिस कंडक्टर पे हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल वो कौन कौन सी है, सराउंडिंग टेम्परेचर, उसका लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इनमें किसी में चेंज नहीं आना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं आना चाहिए, तब जाके हमारा ओम्स लॉ लगेगा, जिसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फॉर एग्जांपल पार्थ नु ऐड कर लो। डेफिनेशन लिख लिया आपने? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको एक बार फिर कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो दिस इज कंडक्टर, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, दैट इज आर। ये इसका एक एंड ए है और दूसरा बी है, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो करंट फ्लो करेगा आपका आई, यहां से ऐसे, ये कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है। कब, जब इसका, इस कंडक्टर का टेम्परेचर, लेंथ और एरिया सेम रहेगा, इसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होंगी, तब क्या होगा, तब हमारा जो ये वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। अगर वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो करंट भी डिक्रीज करेगा। सो दिस इज आवर ओहम्स लॉ। क्लियर है? इसमें एक कंडीशन है, ये याद रखना हमेशा आपने, कब लगेगा ये ओम्स लॉ, कब फॉलो होगा, जब उस कंडक्टर पर, जिस कंडक्टर पे हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, उस कंडक्टर का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, इसका लेंथ, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तब हमारा ओम्स लॉ फॉलो होगा। वो क्या है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, voltage is directly proportional to current. Okay, so this is our Ohm's law. V is directly proportional to I. Okay, proportionality का साइन हटाते हैं हम तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज आर आई। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू जो आप आई आर लिखते हो, लिख लीजिए, वेयर आर इज
resistance of the conductor or constant where R is the resistance or constant of proportionality. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है R, सो दिस इज कांस्टेंट। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रो L अपॉन एरिया। ये तो कांस्टेंट होती है रो, इसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके ये R क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर ये R कांस्टेंट है तभी तो हम बोल सकेंगे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस R इज कांस्टेंट। सो दिस इज आवर ओम्स लॉ। हाँ जी ठीक है राजे। एक छोटा सा डाउट था। हाँ, सर एक छोटा सा डाउट था सर, पूछे सर। सर इसका जो टेम्परेचर, लेंथ, एरिया है सर, ये सारे जब सेम होंगे तभी ओम्स लॉ लगेगा ना? सेम नहीं कांस्टेंट होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो, हाँ यहाँ पे रूम टेम्परेचर इस पे लगा रहा हूँ ना मैं ओम्स लॉ, हमारा रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो वो 27 ही रहना चाहिए। इसकी लेंथ है 1 मीटर, तो वो हमेशा 1 मीटर ही रहना चाहिए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो वो 2 सेंटीमीटर या 2 mm स्क्वायर ही रहना चाहिए। ना इसका सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, ना इसका लेंथ चेंज होना चाहिए, ना इसका एरिया चेंज होना चाहिए, तभी जाके तो ये R कांस्टेंट रहेगा। अगर ये R कांस्टेंट रहेगा तभी हमारा ओम्स लॉ लगेगा, क्योंकि R किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया, और एरिया पे, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशन, हाँ तीनों फिजिकल कंडीशन अगर सेम रहेंगी, किसकी? जिसके ऊपर ओम्स लॉ लगा रहे हैं, तब जाके हमारा ओम्स लॉ लागू होगा, जो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कौन सी वोल्टेज? ये जो अप्लाई करी है किसको? कंडक्टर को। हाँ, जो भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R, वो R मान लेते हैं। इस कंडक्टर को AB कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वोल्टेज होगा। कब? लेकिन जब ये R कांस्टेंट होगा। R कांस्टेंट कब रहेगा? जब लेंथ, एरिया, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी हमारा ओम्स लॉ 100% लागू होगा, फॉलो होगा। सो दिस इज अवर ओम्स लॉ, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम, इस फार्मूले से आप क्या क्या निकाल सकते हो? ये फार्मूला आपका मिल गया आपको, V इज I इंटू R। मतलब कहने का क्या है? वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। ओके। नंबर 2, अगर किसी ने रेजिस्टेंस निकालना है, R को ऐसे ही रखो तो V अपॉन I आ जाएगा। तो क्या कह सकते हो? रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ओके। तीसरा, करंट निकालना है किसी ने, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो क्या बोल सकते हो आप? करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये यहीं से निकला है, V इज इक्वल टू IR से। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इसे वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां से रेजिस्टेंस निकालना है तो V ओवर I आ जाएगा, I निकालना है तो V ओवर
R आ जाएगा। सो दिस इज अवर ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की एक ही कंडीशन है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशन सेम रहनी चाहिए जब आप ओहम्स लॉ लगाते हो। कहने का मतलब है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कहने का मतलब है आप इसको कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ये नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर, कर लिया। ओके कर लिया सर। ओके ओके, ठीक है। सर ओके 2 मिनट में कर रहा हूँ। ओके ओके। सर कांस्टेंट का मतलब जैसे सर, वेट करिए यार एक। ओके चलो, एक और आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, the ratio of voltage and current should be constant. So हमें पता है V is equal to I into R, तो V over I वोल्टेज अपॉन करंट, इसका रेशो किसके इक्वल हो गया, R। और R हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा जब V ओवर I किसके इक्वल रहेगा, V ओवर I हमेरा क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब रहता है, जब हमारा उसका टेम्परेचर टेम्परेचर, एरिया, चेंज ना हो, टेम्परेचर, एरिया और लेंथ सेम रहे। ओके, ये तीनों फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो दिस इज अवर ओहम्स लॉ। ओके, बोल दीजिए ऊपर से। माइक ऑफ रखिए सभी, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको। म्यूट रखिए माइक। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, ये वोल्टेज के बाद क्या लिखना है? According to Ohm's law, the ratio of voltage and current should be constant. So V is equal to I into R, Ohm's law. So V upon I is equal to R. R is constant. तो वोल्टेज और करंट का रेशो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कांस्टेंट आ रहा है देन वी फाउंड दैट ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। जब भी V ओवर I का रेशो कांस्टेंट आएगा तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज R इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट चलिए लिखिए, इन डीसी सर्किट, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन डीसी सर्किट load can be connected in DC circuit, load can be connected, number one, in series, in parallel, number three, in series parallel both.
तो हमारा जो डीसी सर्किट है उसमें जो लोड है उसको हम तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो पहला है सीरीज में, दूसरा है पैरेलल में, और तीसरा दोनों में, सीरीज पैरेलल। मैंने आपको जब हम कर रहे थे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, हमने जो सेकंड चैप्टर किया, उस समय मैंने आपको बताया था कि डीसी और एसी सप्लाई में लोड को क्या लेते हैं। जब डीसी होगा लोड इज टेकन एज, डीसी में लोड को क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस। जब भी एसी सप्लाई होगा तो क्या लेते हैं भाई, इम्पीडेंस। इंपीडेंस। डीसी में जो लोड है, इन डीसी लोड इज टेकन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। इन एसी होते हैं। ओम। इन एसी लोड इज टेकन एज इंपीडेंस। द यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज आल्सो ओम। This is denoted by R. Impedance is denoted by Z. Both are same because both are measured in ohm. What is impedance? We will discuss in detail in AC fundamental. जब हम AC सप्लाई की बात करेंगे. Now we are discussing only, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? DC supply. DC. So we will take लोड एज, लोड को हम क्या मानेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस, क्योंकि डीसी में लोड जो होता है रेजिस्टेंस होता है। ओके, नंबर 1 लिखिए, सीरीज सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, इसमें लिख लीजिए, in this circuit conductors are connected end to end so that the same current each conductor is called series सर्किट। सीरीज सर्किट में जो कंडक्टर्स हैं उनको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि एक का एंड होता है जो खत्म होने वाला जो होता है कंडक्टर, एक का एंड दूसरे एंड के साथ, सो दैट सेम करंट, हर कंडक्टर में से सेम करंट फ्लो हो, दैट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। फॉर एग्जांपल, मैं 3 कंडक्टर लेता हूं, कंडक्टर नंबर 1 इसका रेजिस्टेंस R1 है, कंडक्टर नंबर 2 इसका रेजिस्टेंस R2 है, कंडक्टर नंबर 3 मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो आई एम हैविंग 3 कंडक्टर, 1 2 3। इनको मैंने इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इनमें से जो करंट पास हो ना वो सेम हो। तो मैं क्या करता हूं, R2 को उठा के यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि R2 मैंने यहां कर दिया। अब R3 को यहां से उठाया, यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए ये सीरीज में कनेक्ट हो गए, R1 R2 R3, तीनों कंडक्टर सीरीज में। अब आप अगर वोल्टेज डीसी सर्किट क्या कर रहे हैं हम, डीसी में हमें वोल्टेज कहां से मिलता है मैक्सिमम, हमारे जो सोर्स है वो बैटरी। आपके मोबाइल को सप्लाई कहां से मिल रही है भाई, सर बैटरी से। बैटरी से कौन सा करंट मिलता है हमें, डीसी करंट।
तो हम डीसी कर रहे हैं तो बैटरी दिखाएंगे हमेशा, प्लस माइनस, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया V, यहां से निकलेगा करंट I, यहां से होता हुआ सबसे पहले कहां R1 से गुजरेगा, R1 से गुजर के फिर R2 से गुजरेगा, यही I करंट R3 से भी गुजरेगा और देन अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। अब ध्यान से देखिए, R1 में से भी I जा रहा है, R2 में से भी I जा रहा है, तो R1, R2, R3 इस तरह से मैंने कनेक्ट किए हैं कि इनमें बहने वाला करंट सेम है। मान लेते हैं इस करंट का वैल्यू 5 एम्पियर है, मान लेते हैं, तो यहां से भी 5 गुजरेगा, यहां से भी 5 एम्पियर फ्लो होगा और यहां से भी 5 एम्पियर। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको पता लगी कि जब भी सीरीज सर्किट होगा, जब भी दो चीजें हम सीरीज में बोलेंगे इलेक्ट्रिकल में, यानी कि उन दोनों चीजों में करंट क्या है उनमें करंट सेम गुजरेगा, सेम करंट फ्लो होगा सीरीज में। ओके, ये मोबाइल में भी यूज होता है? यस सर। ओके, लेकिन यहां पे R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V1, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V2, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है V3। बना लीजिए इस डायग्राम को, बनाइए डायग्राम, ये डायग्राम जरूर बनाइए एवरीवन, स्क्रीनशॉट मत लीजिए इसका, इसको बनाइए। रविंदर ਨੂੰ इन कर लो। तो राजेश सारे इन है। और बना लिया। ओके ओके, बनाइए। बना लिया? यस सर। ओके, नाउ लिखिए इसके नीचे इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम। अगर नीचे लिख रहे हो तो आप बोलोगे अबव डायग्राम, इसके नीचे लिखोगे ना कॉपी में तो ऊपर वाला डायग्राम। इन द अबव डायग्राम देयर इज ओनली वन पाथ, इन द अबव डायग्राम in the above diagram there is only one path for one path, there is only one path for current flow that means इसका क्या मतलब है, that means same current flow through the circuit, same current flow through the circuit। ये लाइन लिख लीजिए, इन द अबव डायग्राम देयर इज ओनली वन पाथ, एक ही रास्ता है करंट के लिए, तो सारे सर्किट में से सेम करंट फ्लो होगा। सो अभी ये लेक्चर ओवर हो जाएगा राजे, तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम डीसी सीरीज सर्किट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके सर।